हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, मैप इन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय और आपको दो गिफ्ट्स मिल चुके हैं। गिफ्ट नंबर 2, गिफ्ट नंबर 1। गिफ्ट नंबर 2 क्या है? पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत की किताब चल रही है रात 8 बजे इसी टाइम पर। और गिफ्ट नंबर 1 मिल चुका है आपको नक्शे पर भारत, जिसमें हम इंडिया की मैपिंग करा रहे हैं स्टैटिक पार्ट पर। आप लोग के रिस्पॉन्स से समझ आ रहा है कि आपको दोनों गिफ्ट्स अच्छे लगे हैं। अब जो शेड्यूल है वो किस तरीके से है देख लीजिए। मैं रोज रात 8 बजे और 9 बजे आपके साथ रहूंगा। 8 बजे रात में मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को पॉलिटी करेंगे, एम लक्ष्मीकांत की किताब। ट्यूसडे को नक्शे पर भारत, जिसमें हम हिमालय ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। और अब बच गया थर्सडे, संडे, जो मैप इन न्यूज चल ही रहा है। पहले से आप इस टाइम पर देखते हैं। सैटरडे को मैं थोड़ा आराम कर लूंगा, सातों दिन काम मत करवाइए। और रात में 9 बजे हम लोग डेली बेसिस पर न्यूज एट 9 देखते हैं। इसको देखना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि दिन भर की जो बड़ी खबरें हैं उसको कंपाइल करके हम देते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। तो 8 और 9 बजे अब मेरे साथ हमेशा आप जुड़े रह सकेंगे। आइए देखते हैं हम मैप इन न्यूज में कहां छोड़कर गए थे पिछले एपिसोड में। क्वेश्चन था, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सेंड्रा ग्रेनाइट, एरामत्ती डिब्बालू, मामलुह गुफाएं और उनाकोटी। और सामने लिखा है राजस्थान, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या फिर इधर है पश्चिम बंगाल। कह रहे कौन से युग्म सही सुमेलित हैं। क्वेश्चन दो तरह से आते हैं आजकल। 2022 से एक ट्रेंड और दिख रहा है, कितने युग्म सही सुमेलित हैं। तो अब क्वेश्चन पढ़ने में यहां भी सावधानी बरतनी है, कौन से युग्म सही सुमेलित हैं और कितने युग्म सही सुमेलित हैं। चलिए देखिए, सेंड्रा ग्रेनाइट से शुरू करते हैं। सेंड्रा ग्रेनाइट राजस्थान के पाली जिले में है। इस तरह की संरचना है सेंड्रा ग्रेनाइट की। ये बहुत पुराने प्लूटोनिक संरचना है, प्लूटोनिक रॉक्स हैं, प्लूटोनिक इग्नियस रॉक्स, आग्नेय चट्टाने हैं। माना जाता है करीब करीब 900 मिलियन ईयर्स अगो, 900 मिलियन साल पहले की ये आकृतियां हैं, ये चट्टाने हैं, जिनको हवा ने और पानी ने काट काट कर इस तरह का बना दिया है कि ये मूर्ति की तरह कटे हुए हैं। ऐसा लगता है कि हवा और पानी ने काटकर इनकी मूर्तियां बना दी हों। जैसे आप यहां देख रहे हैं, ये मूर्ति के आकार में दिखने लगते हैं। ठीक है। ये और कहां पर है? राजस्थान में पाली जिले में। जब आप अजमेर से जाएंगे अहमदाबाद की तरफ तो ट्रेन से आपको यह संरचना दिखती है। और इसको GSI ने, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, नेशनल मॉन्यूमेंट ऑफ इंडिया का दर्जा दिया हुआ है। नेशनल हेरिटेज या नेशनल मॉन्यूमेंट ऑफ इंडिया का दर्जा दिया हुआ है। और है कहां पर? राजस्थान में। राजस्थान में पाली जिले में। ठीक है। अब दूसरा है, और ये राजस्थान दिया हुआ है तो ये बिल्कुल सही है। एरामत्ती डिब्बालू, ये आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में रेत के उत्तर पूर्वी आंध्र प्रदेश में है। और मार्क आप कीजिएगा, ये ब्लैंक मैं दे रहा हूं यहां, इसमें आपको मार्क करना है कि कहां कहां ये चारों स्थान हैं। ठीक है, ये आपको PDF में मिलेगा, इसमें आप खुद से मार्क कीजिएगा। जगह मैं बता दे रहा हूं। एरामत्ती डिब्बालू जो है आंध्र प्रदेश में है, उत्तर पूर्वी आंध्र प्रदेश में। और ये सी, इधर देख रहे हैं, विशाखापत्तनम एक जगह है आंध्र प्रदेश में। तो विशाखापत्तनम के पास इधर समुद्र दिख रहा है और ये पूरा लैंड का पार्ट दिख रहा है। इनके कन्वर्जन से, इनके मिलने से, इंटरेक्शन से ये संरचना बनी हुई है। लाल रंग के टीले दिख रहे हैं जगह जगह, डिसकंटिन्यूड टीले। ठीक है। ऐसा ही टीला तमिलनाडु में भी है। सर्च कीजिएगा उसको क्या कहते हैं, कहां पर है। इसी को कहते हैं एरामत्ती डिब्बालू। 2014 में इसको भी GSI ने नेशनल हेरिटेज ऑफ इंडिया, हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया में शुमार किया है। ठीक है, कौन देता है? GSI, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया।
और ये ऑप्शन में क्या कह रहा है, आंध्र प्रदेश, तो ये भी ठीक है। अब है मामलूह गुफाएं। मामलूह गुफाएं बहुत चर्चा में आई थी जब मेघालय युग की बात हुई, जो 4200 साल पहले का युग है, वहां से लेकर अभी तक के युग को बोलते हैं मेघालय युग, और ये बहुत ही खबरों में रहा। तो मेघालय युग में इस तरह की संरचना दिखती है, मामलूह गुफाएं ये हैं, ये गुफा की ही तस्वीर है, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्टैलेग्माइट और स्टैलेक्टाइट स्ट्रक्चर, ठीक है। स्टैलेग्माइट और स्टैलेक्टाइट, स्टैलेग्माइट कहते हैं जब जमीन से ऊपर की तरफ निकला हुआ हो, और ये स्टैलेक्टाइट बोलते हैं। तो ये मामलूह गुफाएं बहुत ही ज्यादा चर्चा में रही हैं, और मामलूह गुफाएं कहां पर हैं, मेघालय में। मामलूह गुफाओं को अभी अक्टूबर 2022 में ही खबर आई थी कि यूनेस्को ने दुनिया के, मैं इसी पे लिख रहा हूं, यूनेस्को ने एक लिस्ट जारी की है दुनिया के पहले 100 IUGS जियोलॉजिकल साइट्स की। IUGS क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेस। तो 100 IUGS जियो साइट्स दुनिया के जो जारी किया है यूनेस्को ने, और ये खबर अक्टूबर 2022 की है, आपके करंट के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें इसको डाला है मामलूह गुफाओं को, ठीक है। अब चौथा क्या है, उनाकोटी। उनाकोटी है, ये गलत हो गया, अरुणाचल में नहीं, मेघालय में है। उनाकोटी पश्चिम बंगाल दिया हुआ है, ये भी गलत है, क्योंकि उनाकोटी है त्रिपुरा में। ये देखिए, उनाकोटी में चट्टानों को काटकर इस तरह से मंदिर बने हुए हैं, और भगवान शिव, शैव धर्म के लिए ये जाना जाता है। और यहाँ पर इस तरह के भगवान शिव के सिर की आकृति बनी हुई है, शैलकृत चट्टानों को यहाँ काटा गया है। अच्छा, मामलूह गुफाओं में ध्यान रखिएगा, ये चूना पत्थर से निर्मित गुफाएं हैं, ठीक है। चूना पत्थर की संरचना यहाँ मिलती है मामलूह गुफाओं में, और उनाकोटी है त्रिपुरा में। अब GSI के बारे में हमने देखा कि ये सेंड्रा ग्रेनाइट है, एरामत्ती डिब्बालू है, इसको क्या मिला हुआ है, GSI के जरिए मान्यता मिली हुई है कि ये जियो हेरिटेज या जियो मॉन्यूमेंट ऑफ, जियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट ऑफ इंडिया का दर्जा मिला हुआ है। लेकिन साथ में 12 और ऐसे साइट्स हैं जो नॉर्थ ईस्ट के हैं, जिनको जियो टूरिज्म का दर्जा मिला हुआ है। इसमें मामलूह भी है और उनाकोटी भी है, ठीक है, जियो टूरिज्म का। और कहाँ, जियो टूरिज्म ऑफ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट के हैं ये 12। और जो जियो मॉन्यूमेंट या फिर जियो हेरिटेज साइट्स हैं वो हैं 34 हो गए हैं। 32 पहले थे, 2 और जुड़े हैं। इसको आपको देखना है कि ये 2 कौन से हैं, और बताना है कि हिमाचल प्रदेश से कौन सा साइट है जिसको अभी ये दर्जा दिया गया है, ठीक है, हाल फिलहाल में। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, केवल 1 और 2। बीते दिनों सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग, नए 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया था। कुल किलोमीटर 329 है, और ये पंचमढ़ी, भेड़ाघाट और अमरकंटक आदि को जोड़ने में मदद करेंगे। आइए देख लेते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। बॉर्डर की बात की जाए तो मध्य प्रदेश का बॉर्डर लगा हुआ है उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, गुजरात से। जब हम गुजरात पढ़ रहे थे तो देख रहे थे गुजरात का बॉर्डर भी मध्य प्रदेश से ऐसे लगा है, तो मध्य प्रदेश का भी गुजरात से लगेगा। महाराष्ट्र दक्षिण में है, और छत्तीसगढ़। तो कौन कौन सा बॉर्डर हो गया, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। अगर ऐसे याद ना रहे तो हमेशा याद रखिए कि सारी नदियां, चंबल की जो चंबल है, और जो नदियां निकलती हैं यहाँ से, केन, ठीक है, यमुना की जो सहायक नदियां कहाँ जाकर मिलती है, ये उत्तर प्रदेश में मिलती है, तो उत्तर प्रदेश एक तरफ हो गया। और बनास नदी आकर मिल जाती है चंबल में, तो मतलब दूसरी तरफ राजस्थान हो गया। गुजरात, नर्मदा जाती है गुजरात की तरफ से, तो गुजरात हो गया। फिर महाराष्ट्र है और
छत्तीसगढ़ है। देखिए उत्तर में देखेंगे तो मध्य भारत का पठार और बुंदेलखंड का पठार दिखेगा। मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के उत्तर में मध्य भारत का पठार या सेंट्रल हाईलैंड है और बुंदेलखंड का पठार है। ठीक, मध्य में, ठीक है, मालवा का पठार, यहां विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो है वो पश्चिम से पूर्व में विस्तार है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का पूर्व से पश्चिम में विस्तार है। और हमने जब गुजरात देख रहे थे हमने जाना था कि राजपीपला हिल्स इसी का एक्सटेंशन है, सतपुड़ा का। इन दोनों के बीच में कौन सी नदी बहती है? नर्मदा। इस साइड नर्मदा बहती है और इस साइड सोन। ठीक है, नर्मदा सोन की ये घाटी है। और इसके बाद इधर ताप्ती रिवर बहती है, और जहां से मैं खींच रहा हूं वहीं से मत समझिएगा, ताप्ती इधर से कहीं निकलती है, बैतूल से। ठीक है, और बघेल खंड का पठार, बघेल खंड का पठार है उत्तर में, उत्तर पूर्व में। तो ये इस तरह से इसकी पठारी संरचना है। मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, उत्तर पूर्व में बघेलखंड का पठार, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, दोनों के बीच नर्मदा की घाटी। इस तरह इसकी संरचना है। कुछ नदियां हैं इंपॉर्टेंट जो जानना चाहिए आपको, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है नर्मदा, अनूपपुर से, सोन, ठीक है, चंबल, जानापाव, इंदौर। चंबल में ही जैसे मैंने बताया था बनास आकर मिल जाती है राजस्थान के साइड से। चंबल की बहुत सारी सहायक नदियां हैं, और चंबल जाकर कहाँ मिलती है? यमुना में मिलती है। ठीक है, चंबल की बहुत सारी सहायक नदियां हैं जिसमें क्षिप्रा है, पार्वती है, यहाँ पार्वती, इधर कहीं क्षिप्रा जाकर मिलती है। बेतवा नदी दिख रही है जो सीधे यहां जा रही है, मिलती है कहां से? रायसेन से निकलती है। केन है, ठीक है, केन इसमें बना हुआ नहीं है। बैतूल से ताप्ती निकलती है, इसी को तापी भी बोलते हैं। ठीक, केन निकलती है कटनी के आसपास से, सतना यहाँ है तो मान लीजिए इधर, और छतरपुर होके ऐसे जाके मिलती है। तो इस तरह से बहुत सारी नदियां हैं जो मध्य प्रदेश की बहुत ही इंपॉर्टेंट नदियां हैं। काली सिंध है। ठीक, पिछले दिनों इराक में ईरानी कुर्दिश पार्टी के मुख्यालय पर रॉकेट हमला किया गया। इस हमले में कुछ लोगों की जानें चली गई। यह हमला इरबिल के पास कोए शहर में हुआ है। इराक हमने हाल फिलहाल में बहुत इत्मीनान से पढ़ा था, लेकिन फिर भी पढ़ेंगे। अच्छा, जो लोग को ये लग रहा होगा कि ये अभी पहले आप विस्तार से बताए थे, फिर से बता रहे हैं, मैप रिवीजन का काम है, और जब जब ऐसी घटनाएं आती रहेंगी संभावनाएं और बढ़ती रहेंगी कि वहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, इसलिए हम रिवीजन भी इसमें करते चलेंगे। आइए इराक को देख लेते हैं। इराक के बॉर्डर को देखेंगे आप तो इराक का बॉर्डर एक तरफ से घिरा हुआ है ईरान से, और ये कौन सा साइड है? पूर्वी। पश्चिम में इसके सीरिया दिख रहा है, जॉर्डन, सऊदी अरब, और ये तुर्की है। ठीक है, एक छोटा सा कंट्री यहां कुवैत है। तो क्या क्या हो गया? ईरान, तुर्की, सीरिया, जॉर्डन, सऊदी और कुवैत, ये इसके बाउंड्रीज हो गए। यहां ध्यान ये रखना है कि कुछ किलोमीटर के लिए इराक फारस की खाड़ी से लगता है, गल्फ ऑफ पर्शिया से कुछ किलोमीटर के लिए लगा हुआ है। देखने से मैप पर नहीं समझ आता कि ये फारस की खाड़ी से लगा हुआ है या नहीं। जैसे एटलस में देखेंगे तो लगेगा कि नहीं लगा हुआ है, लेकिन इस तरह के जूम किसी मैप में देखेंगे तो समझ में आएगा कि फारस की खाड़ी से इराक लगता है। एक तो ये बात हो गई। दूसरा, जब ज्योग्राफिकल एरियाज पर इसके पूरे ध्यान देंगे तो माउंटेन्स में देखिए, जाग्रोस माउंटेन्स जो हम मूल रूप से ईरान के लिए हमेशा पढ़ते हैं, ईरान, इराक और तुर्की में जाग्रोस माउंटेन्स का विस्तार है। ठीक है, तो ईरान में तो है ही,
इराक में भी है, यानी उत्तर पूर्वी इराक में भी जाग्रोस माउंटेन्स फैला हुआ है और तुर्की में भी फैला हुआ है। सीरिया और इस तरफ क्या है, सीरियन डेजर्ट। तो सीरियन डेजर्ट या सीरियन मरुस्थल का विस्तार यहां मिलता है पश्चिम में। ठीक है, फिर हम जानते हैं कि दो महत्वपूर्ण नदियां जो तुर्की से ही निकलती हैं और तुर्की से निकलकर कहां जाती हैं, फारस की खाड़ी में गिरती हैं और फारस की खाड़ी में गिरने के पहले आपस में मिलती हैं। वो दो नदियां कौन कौन सी हैं, यूफ्रेटिस और टिग्रिस। ठीक है, और आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि कौन किस साइड है। दाहिने साइड में टिग्रिस है और बाएं साइड में यूफ्रेटस है, और दाहिने साइड में जो टिग्रिस नदी है उसी के तट पर इराक का बगदाद है। ठीक है, कई बार ये पता होते हुए भी आप गलती कर सकते हैं। ठीक है, और यूफ्रेटस और टिग्रिस जहां मिलते हैं इसको बोलते हैं, फिर उसके बाद मिलने के बाद शत अल अरब। तो ये शत अल अरब तंत्र का पार्ट हो जाते हैं, यानी शत अल अरब नदी हो जाती है और ये जाकर फारस की खाड़ी में गिरती है। इसके कुछ महत्वपूर्ण शहर आपको जरूर जाने चाहिए, जैसे इरबिल में इस समय जो धमाका हुआ है, रॉकेट हमला हुआ है, कहां पर हुआ है, इरबिल में। ठीक है, इरबिल के पास देखिए ये मोसुल है, इरबिल, किरकुक, तिक्रिट शहर जानना चाहिए। बगदाद टिग्रिस के एकदम तट पर है, यही टिग्रिस नदी है ना, तो तिक्रित भी इसके तट पर है और बगदाद भी इसके तट पर है। रामाडी किसके तट पे है, यूफ्रेटिस के, और ये इंपॉर्टेंट शहर है। करबला, ठीक है, यूफ्रेटिस से पश्चिम में दिख रहा है करबला। बसरा, जहां जाकर बसरा के पास ही ये शत अल अरब बन जाता है, जैसा मैंने बताया था, और ये फारस की खाड़ी में गिरती है। तो टिग्रिस इस तरीके से आ रही है और यूफ्रेटिस इस तरीके से आ रही है और शत अल अरब तंत्र बनकर ये फारस की खाड़ी में गिर रहे हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इसके जगहें हैं जो आपको जानना चाहिए। ठीक है, मोसुल हो गया, इरबिल हो गया, किरकुक, ठीक है, तिक्रित, उसके अलावा बगदाद आपको पता है, रामादी, ठीक है, करबला, बसरा, ये सब इंपॉर्टेंट जगह हैं। चलिए, क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ शहर दिया गया है, एक तरफ देश दिया गया है। दीर ए जोर सीरिया, रामादी ईरान, तिक्रिट इराक, डोटी तुर्की। दो तो आपको ऐसे ही पता है, रामादी ईरान नहीं होकर क्या होगा, इराक, तो ये तो ऐसे गलत हो गया। और तिक्रिट आपको पता है कि इराक में ही है, अभी अभी आपने देखा, किसके तट पे है, टिग्रिस के। ठीक है, अब हमको जानना है दीर एज जोर सीरिया, पूर्वी सीरिया में दीर एज जोर है और यहां ईरान के समर्थक लोग रहते हैं, प्रो ईरान लोग रहते हैं। यहां कुछ दिन पहले अभी धमाका हुआ था और जिसमें कई लोगों की मौत हुई थी। तो पूर्वी सीरिया में है ये दीर एज जोर। तो ये बिल्कुल ठीक है। तो एक युग्म ये सही है, एक युग्म से ये सही है, दो युग्म हो गए। डोटी है नेपाल में, तुर्की में नहीं है, बल्कि कहां है, डोटी नेपाल में। अभी हाल में भूकंप आया था तो डोटी में बहुत सारे लोग मर गए थे। नेपाल में भी किस वाले हिस्से में है, पश्चिमी नेपाल में है, तो ये भी गलत है। कितने युग्म सही सुमेलित हैं, यहां केवल दो युग्म सही सुमेलित हैं। ऑप्शन इसका बी सही आंसर है। हाल ही में तुर्की के शहर इस्तांबुल में भी एक बम धमाका हुआ था, आपको पता है ये बम धमाका, इसका वीडियो भी आया था, बहुत ही जबरदस्त धमाका था और बड़ी दुखद था कि कई सारे लोग इसमें मर गए और 90 लोग करीब करीब घायल हो गए। ठीक है, कोई वीडियो बना रहा था, ऐसे वीडियो बनाते बनाते अचानक से सामने में धमाका दिखा, उस वीडियो से समझ में आया धमाका कितना जोरदार था।
और तुर्की के एकदम भीड़ भाड़ वाले इलाके में ऐसा हादसा हुआ। कहाँ हुआ? इस्तांबुल में। इस्तांबुल के बारे में आप जानते हैं कि इस्तांबुल शहर आधा यूरोप में पड़ता है और आधा कहाँ पड़ता है? एशिया में। तो इस तरफ एशिया है और इस तरफ यूरोप है। और जब इस्तांबुल शहर पड़ता है इसका मतलब तुर्की भी आधा एशिया में पड़ेगा और आधा यूरोप में पड़ेगा। आधा कहना ठीक नहीं होगा, बहुत छोटा सा हिस्सा यूरोप में पड़ता है, ज्यादातर हिस्सा इसका एशिया में पड़ता है। ठीक है, तुर्की के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ इसको रिवाइज करेंगे थोड़ा सा। क्या क्या पढ़ना है? पहले तो बाउंड्री। जब हम तुर्की को पढ़ते हैं तो सबसे पहले ध्यान रखते हैं कि इसके नॉर्थ में ब्लैक सी है पूरा, और मेडिटेरेनियन सी यानी भूमध्य सागर इसके साउथ में पड़ता है। तो फिर दो हिस्सों में इसके लैंड की बाउंड्री लगती है। यूरोप वाले साइड में जाएंगे तो बुल्गारिया और ग्रीस से बाउंड्री लगी हुई है इसकी, और एशिया वाले साइड में देखेंगे जॉर्जिया, आर्मेनिया। ठीक है, यहां हमको पता है यहां नाक्सीवन है जो कि अजरबैजान का पार्ट है। अजरबैजान का एक्सक्लेव है, तो इस एक्सक्लेव के जरिए यहां अजरबैजान की भी बाउंड्री लगती है। तो जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान हो गया, और यहां ईरान है, फिर इराक, सीरिया। ठीक, तो इतनी बाउंड्रीज इसकी लगती हैं। तो इसका मतलब है कि ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी के बीच में एक ब्रिज की तरह यूरोप और एशिया के बीच तुर्की पड़ता है, और तुर्की को एशिया के साइड से जॉर्जिया, आर्मेनिया, ईरान, इराक, और बीच में नाक्सीवन जो कि अजरबैजान का पार्ट है इसलिए अजरबैजान भी, और सीरिया, इतनी कंट्रीज घेर कर रखी हैं। लैंड की अगर बात करें तो सिर्फ बुल्गारिया और ग्रीस इसके यूरोपियन पार्ट से इसको टच करती हैं। अब क्योंकि सी वाला पोर्शन है इसलिए यहां कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स आपको ध्यान पर रखने हैं, जैसे ब्लैक सी और मरमरा सागर के बीच में क्या है? बॉस्फोरस स्ट्रेट। ठीक है, मरमरा सागर और एजियन सागर के बीच में, ये भूमध्य सागर का ये वाला हिस्सा एजियन सागर है, तो एजियन सागर और मरमरा सागर के बीच में दार्दनेल्स स्ट्रेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे कभी भी सवाल पूछ सकता है और पूछ भी चुका है पहले इनफैक्ट। तो कौन कौन सा हो गया? ब्लैक सी और मरमरा सागर के बीच में बॉस्फोरस, मरमरा सागर और एजियन सागर के बीच में दार्दनेल्स स्ट्रेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लेक वान, लेक तुज, ये इसके इंपॉर्टेंट लेक हैं तुर्की में। अगर हम पहले भी देख चुके हैं कि इसमें पॉन्टिक माउंटेन्स इसके नॉर्थ में है तुर्की में, बीच में एनातोलिया का पठार है, ठीक है, मध्य में, दक्षिण में टॉरस माउंटेन्स है। ठीक, अगर पूर्व में बात करें तो आर्मेनियन हाईलैंड्स है जिसमें माउंट अराराट हाईएस्ट पीक है 5137। तो ये सारी चीजें भी आपको ध्यान पे रखनी हुई हैं कि पॉन्टिक, एनातोलिया, टॉरस, आर्मेनियन हाईलैंड्स, माउंट अराराट, लेक क्या हो गए? लेक वान और लेक तुज। जिन दो नदियों के बारे में अभी हम पढ़ रहे थे, इराक की सबसे महत्वपूर्ण नदियां, अच्छा जो दो नदियां हैं इराक की, हमने देख लिया कि टिग्रिस और यूफ्रेटिस, इसके बीच ही सभ्यता जन्मी जो उसको बोलते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं। ठीक है, तो यूफ्रेटस और टिग्रिस दोनों ही तुर्की से निकलती हैं, पूर्वी तुर्की से निकलती हैं। यूफ्रेटस निकल रहा है, फिर सीरिया चली जाती है यूफ्रेटस, और उसके बाद फाइनली इराक में घुसती है, और इराक में अल बसरा के पास जाकर टिग्रिस के साथ जब मिलती है तो शतल अरब तंत्र बनता है और जाकर फारस की खाड़ी में गिरती है। इसी तरह टिग्रिस ये भी पूर्वी तुर्की से निकलती है, इराक और सीरिया के बाउंड्री से, तुर्की और सीरिया के बाउंड्री से होते हुए इराक में एंटर करती है। तो सीरिया में ज्यादा फ्लो किसका होगा? यूफ्रेटिस का होगा। टिग्रिस बिल्कुल बाउंड्री से होकर निकल जाती है, लेकिन अगर फ्लो की बात करेंगे तो टिग्रिस भी तुर्की, सीरिया होते हुए इराक इन करती है,
और यूफ्रेटस भी तुर्की सीरिया होते हुए इराक एंटर करती है और इराक की मुख्य 2 नदियां हैं ये, ठीक है। और हमने लेक देख ही लिया है इसमें। चलिए निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। संधि या फिर नहर, इनके बीच बॉस्फोरस, भूमध्य सागर और अटलांटिक, आपको पता है ये गलत है। कील नहर, कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर। फार्मोसा, चीन और ताइवान। कर्च, काला सागर और मार्मरा सागर। कह रहे कौन सा यह से युग्म सही सुमेलित है या है। आइए देखते हैं। बॉस्फोरस आपको पता है, अभी अभी हमने पढ़ा है, ये है ब्लैक सी, काला सागर, ठीक है, और ये है मरमरा सागर। और हमने पढ़ा कि यहां पर क्या है, एजियन सागर। तो किसके किसके बीच में है, भूमध्य सागर और अटलांटिक के बीच ना होकर काला सागर और मरमरा सागर के बीच में बॉस्फोरस की संधि है। फिर कह रहा है कील नहर, कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर। कील है जर्मनी में, उत्तरी जर्मनी में। देखिए ये कील नहर है, ठीक है, करीब करीब 90 किलोमीटर का ये नहर है। और कील नहर किसको किसको जोड़ता है, इस साइड है नॉर्थ सी और इस साइड है बाल्टिक सागर। और एरिया कौन सा ये दिख रहा है आपको, जर्मनी, उत्तरी जर्मनी का एरिया है। तो कील नहर यहां बना हुआ है और कील नहर से इतनी ज्यादा यहां सुविधा है कि अगर कील नहर को हटा दीजिएगा और बाल्टिक कंट्रीज के लोगों को व्यापार करने के लिए आना होगा तो ये पूरा डेनमार्क घूमकर, समझ रहे हैं, नॉर्वे और स्वीडन के पास से ऐसे होकर पूरा डेनमार्क घूमकर यहां आएंगे, जो कि सालों भर नेविगेशन होगा या नहीं इसका ठिकाना नहीं। तो कील कनाल जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इस 90 किलोमीटर के नहर की वजह से यहां आना जाना बहुत ही सुलभ है। किसको किससे जोड़ता है कील कनाल, बाल्टिक सागर के लिए, बाल्टिक सागर और नॉर्थ सी के बीच में है, ठीक है। तो ये भी गलत है। अब है फार्मोसा, चीन और ताइवान के बीच में। फार्मोसा आप देख रहे हैं चीन और ताइवान के बीच में कौन सा स्ट्रेट है, ताइवान स्ट्रेट है, ठीक है। कई बार इसमें धोखा ये हो जाता है कि ताइवान का नाम असल में पहले फार्मोसा ही था, फार्मोसा आइलैंड इसको बोलते थे। तो फार्मोसा का मतलब होता है बहुत ही सुंदर। आपने मुद्दे की बात में, मुझे नहीं पता चीन ताइवान के बीच जो ये राइवलरी है इसको लेकर मैंने एक प्रोग्राम किया था, आपने देखा है कि नहीं, उसमें मैंने विस्तार से पूरी कहानी बताई थी, पूरा टाइमलाइन के हिसाब से बताया था कि कैसे कैसे ये लड़ाइयां हुई हैं। तो ताइवान स्ट्रेट ही फार्मोसा स्ट्रेट है। ये ध्यान रखना है। और किसके किसके बीच में है, चीन और ताइवान के बीच में। स्ट्रेट की जब हम बात करते हैं तो जल संधि होता है, मतलब 2 वाटर बॉडीज को हम जानते हैं कि किस वाटर बॉडी को किस वाटर बॉडी से जोड़ता है और किस स्थल को किस स्थल से अलग करता है, ये हम साथ में बोलते हैं। तो अगर लैंड की बात करें तो ये दोनों को अलग करता है और जोड़ता किसको है, ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी को, ठीक है। तो ये तीसरा बिल्कुल ठीक है। और कर्च की जल संधि काला सागर और मरमरा सागर, जबकि हम जानते हैं कि काला सागर और मरमरा सागर के पास बॉस्फोरस है, तो ये भी गलत हो जाएगा। आंसर इसका क्या होगा, आंसर सी, केवल 3। लेकिन सवाल है कि कर्च की जल संधि है कहां पर, कर्च की जल संधि यहां पर है, ये है अजोव सी, अजोव और ब्लैक सी के बीच में कर्च है, ब्लैक सी और मरमरा के बीच में बॉस्फोरस है, मरमरा और एजियन के बीच में दार्दनल्स स्ट्रेट है, ठीक है। और ये क्रीमिया है, क्रीमिया के पूर्व में पड़ता है ये। तमिलनाडु ने हाल ही में दक्षिण कावेरी के रिजर्व फॉरेस्ट्स को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा दे दिया और अब तमिलनाडु में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गए हैं कुल 17। ये उसका जो पेपर में आया हुआ था वो इंफॉर्मेशन से सारे उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ संरक्षित क्षेत्र है, दूसरी तरफ प्रजाति है। केबुल लामझाओ नेशनल पार्क में मालाबार हॉर्नबिल, दक्षिणी कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हाथी,
साइलेंट वैली नेशनल पार्क में हुलॉक गिब्बन, कमलांग टाइगर रिजर्व में महान भारतीय सारंग। उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं और इसी का जवाब आपको देना है। तो आज इस एपिसोड में इतना ही रखते हैं। इसका पीडीएफ आपको अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, उस पर जाकर इस पीडीएफ को ले लीजिएगा और इसी पीडीएफ पर आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इस एपिसोड में इतना ही रखते हैं। मैप इन न्यूज में रविवार को मिलेंगे रात 8 बजे। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार।